welcome to Balkrish Academy. In this video, we will discuss CSIR Net Life Science questions of June 2017 of both Part B and Part C. So let's start with the Part B question. That is question number 1. The energy-rich fuel molecules produced in the TCA cycle are. देखो कोई भी साइकिल हो, कोई भी बायोकेमिकल पाथवे हो, उसके जो एनर्जी यील्ड पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो टीसीए साइकिल क्या है? क्रेब साइकिल. इसमें एनर्जी यील्ड क्या होता है? देखो इसमें 3 आपके क्या होते हैं? NADH मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. आपके 4 टोटल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स होते हैं टीसीए साइकिल में जो यूज होते हैं. उसमें से 3 जो एंजाइम्स हैं वो NADH प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, 3 आपके NADH प्रोड्यूस करते हैं और 1 जो डिहाइड्रोजिनेस है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, वो आपका FADH2 प्रोड्यूस करता है. इसके अलावा 1 मॉलिक्यूल GTP का प्रोड्यूस होता है टीसीए साइकिल से. ठीक है, सो क्या है? 3 NADH, 1 FAD एंड 1 GTP. So its correct option is option number 3, 1 GTP, 3 NAD and 1 FADH2. Option number 3 is correct option. Next is denaturation of highly helical protein having disulfide bridges and 2 phenylalanines. Denaturation है, कोई हेलिकल प्रोटीन है जिसमें कि डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं एंड 2 phenylalanines हैं. कैन बी मॉनिटर्ड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक. ओके, तो डीनेचुरेशन हो रही है किस मेथड से हो रही है? डीनेचुरेशन हो रही है टेम्परेचर से. ठीक है, सो टेम्परेचर हीट ट्रीटमेंट देके डीनेचर किया जा रहा है प्रोटीन को यहाँ पे, जिसमें कि डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं और 2 phenylalanines प्रेजेंट हैं. सो इसमें इसको हम किस टेक्निक से मेजर कर सकते हैं? ठीक है, so first option is recording circular dichroism spectra at various temperatures. yes, सर्कुलर डाइक्रोइज्म ये गुड ऑप्शन होता है, क्योंकि सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रा में हम क्या एनालाइज कर सकते हैं? ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है उसको एस्टिमेट कर लेता है प्रोटीन की. सीडी स्पेक्ट्रा में हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को एस्टिमेट कर सकते हैं. ठीक है, तो डीनेचुरेशन होगी तो क्या हो जाएंगे? जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिसरप्ट होंगे. डिफरेंट टेम्परेचर्स पे अगर हम सीडी स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करेंगे, उससे हमें जो स्ट्रक्चर्स में वेरिएशंस आएंगी वो उसमें स्पेक्ट्रा में हमें ऑब्जर्व हो जाएंगी. ठीक है, तो ये एक गुड ऑप्शन होता है डीनेचुरेशन का हीट ट्रीटमेंट से जब हम करते हैं सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करना. ठीक है, यस, दिस इज डेफिनेटली इज करेक्ट ऑप्शन. बाकी ऑप्शंस को हम देखेंगे. मॉनिटरिंग द एब्जॉर्बेंस एट 214 नैनोमीटर एट वेरियस टेम्परेचर्स. देखो एब्जॉर्बेंस से हमें कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब जो स्ट्रक्चर है उसका आइडिया नहीं मिल सकता. ठीक है, जो फिनाइलएलानिन्स हैं, चाहे वो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो चाहे सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो, पहले तो एब्जॉर्बेंस जो है उससे हमें आइडिया नहीं होता कोई किसी भी स्ट्रक्चर का. ठीक है, एब्जॉर्बेंस जो है वो किस बेसिस पे होती है कि कितने अमाइनो एसिड्स, कौन से अमाइनो एसिड्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो अगर फिनाइलएलानिन्स हैं, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो प्राइमरी में भी प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी में भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस से हमें आइडिया नहीं मिलता. सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग द सल्फर डाइसल्फाइड कंटेंट. डाइसल्फाइड कंटेंट ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट. जो हीट ट्रीटमेंट होता है, हीट ट्रीटमेंट से डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो है वो ब्रेक नहीं होते. ठीक है, ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस ब्रेक नहीं होते, उसके लिए एक अनदर ट्रीटमेंट होता है बीटा मरकैप्टोइथेनॉल का. सो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट है. एसएच कंटेंट को एस्टिमेट करने से हमें डीनेचुरेशन का आइडिया नहीं मिलेगा. नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग द रेशियो ऑफ एब्जॉर्बेंस at 214 and at 250 नैनोमीटर एट वेरियस टेम्परेचर्स. अगेन एब्जॉर्बेंस से हमें स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. Next is glycerol is added to protein solutions to stabilize the preparations by. glycerol protein solutions में add करते हैं to stabilize the preparations. जो protein solutions होते हैं उसको stable करता है glycerol. कैसे stable करता है? by increasing, ये कुछ options हैं, by increasing the viscosity of solution, by stabilizing the pH, preferential hydration of proteins and interacting and neutralizing the surface charge on protein. तो इसके फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन. यस, ग्लिसरॉल जो होता है वो विस्कोसिटी को इंक्रीज करता है, बट विस्कोसिटी इंक्रीज होने से सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं होती. ठीक है, दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन. स्टेबलाइजिंग द पीएच. नेक्स्ट इज स्टेबलाइजिंग द पीएच. नो, बिकॉज जो ग्लिसरॉल होता है इसके ऊपर कोई भी ग्लिसरॉल के पास कोई भी चार्ज्ड या एसिडिक ग्रुप्स नहीं होते, एसिडिक और बेसिक ग्रुप्स नहीं होते, तो ये पीएच को इफेक्ट नहीं करता.
तो पीएच को स्टेबल ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती, सो सेकंड इज आल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट फर्स्ट फोर्थ पे जाते हैं, इंटरेक्टिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग द सरफेस चार्ज ऑन प्रोटीन। अगेन वही चीज़, इसके पास कोई भी चार्ज ग्रुप्स होते ही नहीं है जो कि इसके जो प्रोटीन्स के ऊपर सरफेस चार्जेस हैं उसको न्यूट्रलाइज कर पाए। सो नो, it's we have left with only one option, that is third option, preferential hydration of proteins. Yes, प्रेफरेंशियल हाइड्रेशन मीन्स इंक्रीज्ड हाइड्रेशन, ठीक है, प्रेफरेंशियल हाइड्रेशन मीन्स इंक्रीज्ड हाइड्रेशन। तो ये ग्लिसरॉल क्या करता है, प्रोटीन्स जब हम प्रोटीन सॉल्यूशंस में इसको ऐड करते हैं तो इसकी हाइड्रेशन को इंक्रीज कर देता है। हाइड्रेशन का मतलब कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, जितनी हाइड्रेशन इंक्रीज होगी उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, स्टेबलाइज्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बनेंगे और जिससे क्या होगा कि फोल्डिंग भी इंक्रीज होती है। So this is how glycerol stabilizes the protein solution. So its correct option will be option number 3. Next is protein stability is represented as folded to unfolded, ठीक है। Next prior to development of sensitive calorimeters, thermodynamic parameters of processes were determined by following equation. Okay, so this is the equation. डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर स्टैंडर्ड चेंजेस इन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। सो ये रिएक्शन है, ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एस्टिमेटिंग डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। देखो आपको डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस को कैलकुलेट करना है, ये है आपकी इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन देखो, अगर आपको याद हो जो एक बेसिक इक्वेशन होती है, ठीक है, बेसिक इक्वेशन होती है दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो ये वाली इक्वेशन आपको गिवन है, ये वाली इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, राइट। ये आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इस इक्वेशन से, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ये बेसिक इक्वेशन है। अगर आप y एक्सिस इसको x एक्सिस पे इसको रखो और y पे इसको रखो, ठीक है, मतलब के इक्विलिब्रियम को अगर आप टेम्परेचर के अगेंस्ट प्लॉट करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगी, डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है, बिकॉज डेल्टा एच बाई आर, दिस इज आर इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये आपका स्लोप और ये आपका इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल जाएंगी, डेल्टा एस और डेल्टा एच की वैल्यूज मिल जाएंगी। एंड नेक्स्ट जो ये वाली इक्वेशन है, अगर आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस मिल गया, टेम्परेचर के अगेंस्ट हमने प्लॉट किया था, तो ये तीनों जो वैल्यूज हैं वो नोन होंगी और जिससे हम डेल्टा जी को भी कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी प्लॉटिंग के इक्विलिब्रियम अगेंस्ट टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 4, प्लॉटिंग के इक्विलिब्रियम अगेंस्ट टेम्परेचर। Next is rotenone is an inhibitor of electron transport chain. The addition of rotenone to cells results in which one of the following? Okay, so rotenone जो होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का इनहिबिटर है। इट इज एन इनहिबिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये किसको इनहिबिट करता है, कॉम्प्लेक्स 1 को, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 1 का इनहिबिटर होता है रोटिनोन। कैसे इनहिबिट करता है, ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसपोर्ट है यहाँ से उसको ब्लॉक कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2, 3 यहाँ से ट्रांसपोर्ट पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है, ब्लॉक हो जाएगा। जिसके आगे क्या होगा, देखो लास्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है ये कन्वर्ट हो रही है वाटर में, ठीक है, बाय हाइड्रोजन आइंस, टेकिंग हाइड्रोजन आइंस। सो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ब्लॉक हो गया, जो हाइड्रोजन आइंस हैं इसको वो भी नहीं मिलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बननी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड एट द एंड क्या होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 से जो कॉम्प्लेक्स 5th होता है दैट इज एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स 5th, वो भी एटीपी सिंथेसिस जो है वो भी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, एटीपी सिंथेसिस नहीं होगी और साथ ही साथ क्या होगा, रॉस प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज जनरेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एंड ब्लॉक इन एटीपी सिंथेसिस, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब बाकी जो ऑप्शन है उसको भी एक बार देख लेते हैं, ब्लॉक इन एटीपी जनरेशन बट नो जनरेशन ऑफ रॉस, नो,
definitely there will be the generation of ROS. Next is generation of reactive oxygen species, and no block in ATP generation. No, these two are wrong options. Last one is permealization of inner membrane to compounds which are usually not able to transverse the membrane. No, it's a just electron transport block होता है, कोई permealization नहीं होती inner membrane की. So this is also wrong option. So we have correct option, that is first option number 1. Next is, which one of the following statements is not true? Beta oxidation of long chain fatty acids occur in mitochondria. बीटा ऑक्सीडेशन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. यस, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है. नेक्स्ट इज फैटी एसिड बायोसिंथेसिस अकर इन पेरोक्सिसोम्स. फैटी एसिड बायोसिंथेसिस पेरोक्सिसोम्स में नहीं होती, ये साइटोसोल में होती है. ठीक है, सो ये वाला ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ही पूछा था. तो सेकंड इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. बाकी के ऑप्शंस भी एक बार देख लेंगे. पेरोक्सिसोम्स यूटिलाइज हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू ऑक्सीडाइज अ वैरायटी ऑफ सब्सट्रेट्स. यस, पेरोक्सिसोम्स डेफिनेटली नो डाउट हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करती है. नेक्स्ट इज पेरोक्सिसोम्स इंपोर्ट देयर रेpertoire ऑफ प्रोटीन्स यूजिंग सॉर्टिंग सिग्नल्स. यस, पेरोक्सिसोम्स में इंपोर्ट होते हैं उसमें प्रोटीन्स जिसमें कि सिग्नल्स लगे होते हैं. लाइक किसी भी ऑर्गेनेली में, न्यूक्लियस में इंपोर्ट के लिए, न्यूक्लियस में एक्सपोर्ट के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया में इंपोर्ट, प्लास्टिड, पेरोक्सिसोम्स. ठीक है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए क्या होते हैं, सिग्नल सीक्वेंसेस होती हैं. ठीक है, उस प्रोटीन के, उस पेप्टाइड के लास्ट में एंड्स में सिग्नल सीक्वेंस अटैच हो जाती है. ठीक है, उस सिग्नल सीक्वेंस जो होती है वो उसकी हेल्प से ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टारगेट किए जाते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनेली में. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, which is incorrect option. Next is, okay, now part C questions यहाँ से start हो रहे हैं. From the following statements, in proteins the amino acids that can undergo oxidation are cysteine and methionine. amino acids जो कि oxidation जिसकी हो सकती है cysteine and methionine. Definitely, क्योंकि cysteine और methionine जो है ये दोनों क्या है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं. इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन होती है. सो यस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन. देखो लास्ट में हमें पूछा क्या है, चूज द कॉम्बिनेशन विद ओनली वन रॉन्ग स्टेटमेंट. विद ओनली वन रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें हमें सिर्फ एक रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो डिटेक्ट करनी है. ठीक है, एनालाइज करनी है कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है. सो यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. This is correct. Next is, a tetrasaccharide composed of alternative L and D isomers will not be optically active. देखो, जो एक टेट्रासेक्राइड है जिसमें क्या है L and D isomers हैं, will not be optically active. No, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी कि नॉन सुपर इम्पोजिंग मिरर इमेजेस होती हैं. ठीक है, सो एल एंड डी ऑल्टरनेटिव अमाइनो एसिड्स हैं, टेट्रासेक्राइड है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. बी जो है ये रॉन्ग ऑप्शन है. नेक्स्ट इज, डेल्टा जी मॉलिक्यूल्स, डेल्टा जी वैल्यूज फॉर के इक्विलिब्रियम ऑफ 0.1, 0.1, 0.01, 0.001. ये क्या है, के इक्विलिब्रियम वैल्यूज गिवन है, के इक्विलिब्रियम की वैल्यूज गिवन है. नेक्स्ट क्या है, डेल्टा जी की भी गिवन है. इट कैन बी कंक्लूडेड दैट रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड के इक्विलिब्रियम इज पैराबोलिक. पैराबोलिक रिलेशनशिप कैसा होता है, जिसमें कि इंक्रीज होता है. ठीक है, पैराबोला क्या होगा कि जिसमें एक वैल्यू इंक्रीज होने से दूसरी जो है, जो वाई एक्सिस पे है, वो दोनों के दोनों इंक्रीज ही हों. ठीक है, जिनमें कि एडवर्स रिलेशन नहीं हो. अगर एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो. बट आप इसमें देख सकते हो जैसे कि 0.1 के लिए जो है कितनी वैल्यू है, 1.36. ठीक है, 0.001, जैसे जैसे ये डेल्टा जी इंक्रीज, सॉरी के इक्विलिब्रियम डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा जी की वैल्यू देखो इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो इनमें क्या है, एडवर्स रिलेशनशिप है, दैट मीन्स पैराबोलिक नहीं है. तो बी एंड सी, बी भी रॉन्ग, सी भी रॉन्ग. नेक्स्ट, डी क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन इज +2. इन साइटोक्रोम सी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कैन बी +2 और +3. यस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है साइटोक्रोम सी में आयरन की, इट कैन बी +2, इट कैन बी +3. यस, सो डी स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज ई. ई इन डीएनए, sugars and bases are
planar. Sugars and bases are planar. No, sugars and bases are non-planar in DNA. Okay, so E is incorrect, C is incorrect, and B is incorrect. Next is high energy bonds hydrolyze with large negative delta G. Yes, जितना ज़्यादा हाई एनर्जी जो बॉन्ड्स होते हैं, जितने ज़्यादा हाई एनर्जी बॉन्ड्स होंगे उतनी नेगेटिव लार्ज नेगेटिव जो डेल्टा जी होती है. ठीक है, सो एफ इज राइट. In this, incorrect options are B, C and E. Okay, so we have to choose the combination with only one wrong statement. Okay, one wrong statement. B, C and E means B, C और E, ये तीनों के तीनों, इन तीनों में से कोई, ये तीनों एक साथ नहीं होने चाहिए, इनमें से कोई एक ही होना चाहिए जो ऑप्शंस हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, A, E एंड F. A, E एंड F, यस, इसमें सिर्फ एक ही आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है. बाकी के भी हम देखेंगे B, C एंड D. इसमें B और C दोनों आ रहे हैं, दैट मीन्स ये आपका इनकरेक्ट हुआ. नेक्स्ट में भी C और E दोनों आ रहे हैं साथ में, तो ये भी नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज फोर्थ, इसमें B और C दोनों आ रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज A, E एंड F, जिसमें कि A और F जो हैं ये आपके करेक्ट हैं, E जो है वो इनकरेक्ट है. So next is, given below are statements related to protein structures. The dihedral angle of amino acid X in this amide in the Ramachandran plot occur in very small but equal areas in left and right quadrants. It can be concluded that X is not one of the 20 coded amino acids. देखो, रामाचंद्रन प्लॉट है, रामाचंद्रन प्लॉट में ईच एंड एवरी अमाइनो एसिड, फॉर ईच एंड एवरी अमाइनो एसिड जो प्रिडिक्टेड आपके डाइहेड्रल एंगल्स हैं, ठीक है, वो पहले से ही प्रिडिक्टेड हैं हर एक अमाइनो एसिड के लिए, कि जैसे प्रोलिन के लिए, हर एक अमाइनो एसिड के लिए और हर एक स्ट्रक्चर के लिए, लाइक कॉन्फर्मेशन जो भी है उस अकॉर्डिंग जितने भी 20 अमाइनो एसिड्स हैं नोन, उनके लिए पहले से ही प्रिडिक्टेड है वैल्यूज़. और कोई भी अमाइनो एसिड ऐसा नहीं है कि जिसमें आपकी वैल्यू जो है वो लाइक दिस इज रामाचंद्रन प्लॉट, ठीक है, उसका फाई और साई एंगल एक फिक्स होता है या एक रेंज में होता है. ऐसा नहीं कि कोई भी अमाइनो एसिड जो कि यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, ऐसा कोई भी अमाइनो एसिड नहीं है प्रेडिक्टेड. सो अगर ऐसा आपको रामाचंद्रन प्लॉट में मिल रहा है किसी भी पेप्टाइड में कि कोई भी अमाइनो एसिड एक्स है, उसका इक्वल एरिया इन द लेफ्ट एंड राइट क्वाड्रेंट में दोनों में वो इक्वल एरिया में मिल रहा है आपको, दैट मीन्स कि वो 20 कोडेड अमाइनो एसिड्स में से नहीं है. सो येस, वी कैन कंक्लूड दैट. सो ए इज द राइट ऑप्शन. Next is right statement, sorry. The dihedral angle of 20 residue peptide are represented in Ramachandran plot. 20 residue peptide के dihedral angle हैं, दिए हुए हैं. It is possible to conclude that peptide doesn't have a proline. देखो, कोई भी अमाइनो जो रामाचंद्रन प्लॉट है, रामाचंद्रन प्लॉट में हमें एग्जैक्ट अमाइनो एसिड का पता नहीं चलता, एग्जैक्ट अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि इसमें ये अमाइनो एसिड प्रेजेंट है या नहीं है. हमें एक जो कॉन्फर्मेशन है हमें वो पता चलती है, ठीक है. एग्जैक्टली इसको हम रामाचंद्रन प्लॉट से कंक्लूड नहीं कर सकते कि इसमें प्रोलिन जो है वो प्रेजेंट है कि प्रोलिन प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज प्रोलिन जो है वो डिसअलाउड रीजन में भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्टीरिक हिंड्रेंस होती है. सो नेक्स्ट इज टू प्रोटीन्स कैन. सो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये वाली आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है. बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. दैट मीन्स ए, सी और डी आपकी करेक्ट होंगी. ए आपकी करेक्ट है, सी और डी को भी एक बार ही हम रीड आउट करते हैं. टू प्रोटीन्स कैन हैव अ सिमिलर फोल्ड इवन इफ दे डोंट शेयर सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटी इन देयर प्राइमरी स्ट्रक्चर. येस, इट इज़ पॉसिबल कि कोई भी प्रोटीन है आपका, उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में इतनी सिमिलैरिटी नहीं है बट उसका फोल्ड सिमिलर है. इट इज़ पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल है. So this is the right statement. Next is, on denaturation of protein by urea, the interactions that would be disrupted are ionic bond and van der Waals interaction, but not disulfide bonds. Okay, denaturation होती है यूरिया से, जो इंटरेक्शंस डिसरप्ट होती हैं वो कौन सी होती हैं? आयनिक और वेंडर वॉल इंटरेक्शंस. यूरिया से
यही दो इंटरेक्शंस डिसरप्ट होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो हैं वो डिसरप्ट नहीं होते, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को डिसरप्ट करने के लिए क्या होता है, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल। सो यूरिया से सिर्फ क्या होता है, आयनिक और वेंडरवॉल इंटरेक्शंस ही डिसरप्ट होती हैं। यस, दिस इज राइट ऑप्शन। सो all correct options are A, C and D, that is in option number 2. Next is various modifications of nucleotides occur in nucleic acids. Which one of the following combinations contains at least one modification that doesn't occur in nucleic acids? तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है। इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन जो होगा, इसमें कॉम्बिनेशंस हैं 4 कॉम्बिनेशंस में, इसमें एटलीस्ट वन जो है, एटलीस्ट वन मॉडिफिकेशन जो कि नहीं होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट वन, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं और एक भी हो सकती है, एक मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। सो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है और कभी भी आप श्योर नहीं होते हो कि है या नहीं है। तो इसमें आपको मैं डायरेक्टली ऑप्शन पे आऊँगी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ 5-मिथाइल डीऑक्सीसाइटोसिन 5-थायोयूरिडिन सूडोयूरिडिन। तो इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है आपका, इनकरेक्ट वाला जो है मॉडिफिकेशन, दैट इज़ 5-थायोयूरिडिन, 5-थायोयूरिडिन, ठीक है। अब देखो ये है यूरिडिन का स्ट्रक्चर, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ यूरिडिन। सो इसमें क्या होगा, अगर आपको मॉडिफिकेशंस को एनालाइज करना है कि मॉडिफिकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है, ठीक है, इट्स अ वेरी कॉमन सेंस। आप इस स्ट्रक्चर से देख सकते हो कि कहाँ कहाँ मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, कौन कौन सी। जैसे मान लो कि जहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, यहाँ पे कौन सी मॉडिफिकेशंस पॉसिबल होती है, यहाँ पे पॉसिबल होती है थायो वाली, ठीक है, यहाँ पे सल्फर ऐड हो जाए। उसके अलावा ये वाली जो ऐसी वाली हैं पोजीशंस होती हैं, इसमें थायो ग्रुप ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपका मिथाइल ग्रुप ऐड हो सकता है, या ऐसी मॉडिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। सो एक जो आपकी इनकरेक्ट ऑप्शन है इसमें मॉडिफिकेशन है, दैट इज 5-थायोयूरिडिन, 5-थायोयूरिडिन। अब देखो 1, दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 पे आपका थायो ग्रुप, एस ग्रुप वो ऐड नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। सो आपकी 5-थायोयूरिडिन पॉसिबल नहीं है, आपका 2-थायोयूरिडिन 4-थायोयूरिडिन पॉसिबल है, पर 5-थायोयूरिडिन जो है वो पॉसिबल नहीं है। सूडोयूरिडिन होता है, 5-मिथाइल डीऑक्सीसाइटोसिन भी होता है, ठीक है। सो 5-थायोयूरिडिन जो है, दिस इज wrong, and these two are correct, so our correct option is option number 3. Next is, given below are statements that may or may not be correct. Fructose 2,6-bisphosphate is an allosteric inhibitor of phosphofructokinase 1. So first statement क्या है, fructose 2,6-bisphosphate ये एलोस्टेरिक इनहिबिटर नहीं होता है, ये फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेस 1 का एलोस्टेरिक एक्टिवेटर होता है, ठीक है, ये एक्टिवेटर होता है। सो ये वाली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज TCA साइकिल इंटरमीडिएट सक्सिनेट एंड ऑक्सैलोएसीटेट कैन बोथ बी डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। ओके, सक्सिनेट एंड ऑक्सैलोएसीटेट, देखो इस चार्ट को, हाँ इस चार्ट को आप देखोगे, इससे आपको फ्लो चार्ट से आपको आइडिया मिलेगा। जो सक्सिनेट है, सक्सिनेट प्लस ऑक्सैलोएसीटेट, ठीक है, ये दोनों के दोनों ही आपके सक्सिनेट से कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट, और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो सक्सिनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम सक्सिनाइल को इज ऑल्सो derived from amino acid, and oxaloacetate is also derived from amino acid. So both of these metabolites can be derived from amino acids. So yes, this is correct option. The TCA cycle intermediate succinate and oxaloacetate can be derived from amino acids. Next is, a diet rich in cysteine can compensate for methionine deficient diets in humans. क्या सिस्टीन रिच डाइट कंपेंसेट कर सकती है मिथ्योनिन डेफिशिएंट डाइट को? नो। ये आपको इसमें इसके लिए, ठीक है, आप क्या इन्फॉर्मेशन जो है जो आपके काम आएगी, दैट इज आपको ये पता होना चाहिए असेंशियल और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, ठीक है। इसमें देखो नॉन असेंशियल में सिर्फ 4 ही अमाइनो एसिड्स हैं, दैट आर एलेनिन, एस्पार्टेट, सिस्टीन एंड ग्लूटामेट। ये 4 जो अमाइनो एसिड्स हैं, इन 4 अमाइनो एसिड्स को अगर आप
मेमोराइज कर लेते हो, ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि जो ग्लूटामेट अब सिस्टीन रिच डाइट है, सिस्टीन रिच डाइट है वो मिथ्योनिन, मिथ्योनिन क्या है, असेंशियल अमाइनो एसिड, क्या इसको कॉम्पनसेट करेगी? नो, मिथ्योनिन इज एन असेंशियल अमाइनो एसिड, सो मिथ्योनिन जो है ये compensate नहीं कर सकती, so that means that is wrong statement, that is wrong statement. Next is a DTTP from DNA synthesis can be obtained from UTP. yes, DTTP जो thiamine ट्राइफॉस्फेट है ये DNA सिंथेसिस के लिए वो UTP से सिंथेसाइज हो सकता है। yes, देखो यहाँ पे DTTP है, ये UTP से, चाहे वो थायामिन ट्राइफॉस्फेट हो या साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट हो, ये दोनों के दोनों ही यूटीपी से जो है वो सिंथेसाइज हो जाते हैं, ठीक है। सो यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज इन द फैटी एसिड बायोसिंथेटिक पाथवे द कार्बन एटम फ्रॉम bicarbonate in the synthesis of malonyl CoA is not incorporated into palmitic acid। जो मेलोनाइल कोए की सिंथेसिस के लिए, मेलोनाइल कोए की सिंथेसिस के लिए जो कार्बोनेटाइन यूज होता है वो पाल्मिटिक एसिड में, जो एट द एंड जो आपको फैटी एसिड मिलता है उसमें ये वाला यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं होती। सो देखो ये है फैटी एसिड सिंथेसिस का फ्लो चार्ट। इसमें ये है एसिटाइल कोए, ये है मेलोनाइल कोए, ठीक है। मेलोनाइल कोए में ये वाली जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि जब एसिटाइल कोए और मेलोनाइल कोए इनकी कंडेंसेशन होती है, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है फैटी एसिड बायोसिंथेसिस का, इसमें देखो ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फर्दर आपके एसिटो एसिटाइल एएसपी में नहीं, एसीपी में नहीं जाती है, ये यहाँ से रिलीज आउट हो जाती है, ठीक है। जब इसकी और इसकी कंडेंसेशन होती है तो कंडेंसेशन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो जाती है, कहाँ से? जो कि मेलोनाइल कोए में प्रेजेंट था ग्रुप, ये वाला, ठीक है। तो ये आगे नहीं जाती है, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। सो अब देख लेते हैं इनमें से कौन सी करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। हमें सारी की सारी करेक्ट स्टेटमेंट को ऑप्ट करना है। फर्स्ट जो थी दिस वाज इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड वाला जो था, सेकंड वाला ये करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है, डी इज करेक्ट एंड ई इज करेक्ट। सो बी, डी एंड ई आर करेक्ट, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 3 electron acceptors X, Y and Z have redox potential of 0.15, 0.05 and -0.1 V. For a reaction, 3 electron acceptors हैं जिनका कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है फॉर अ रिएक्शन। ये एक रिएक्शन है, इसमें 3, इसमें से कौन से वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट हैं, ठीक है। इन 3 में से कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अप्रोप्रिएट है, उन्होंने हिंट के लिए ये एक यूजफुल इक्वेशन एक गिवन है आपको, पॉइंट डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF/E0, ठीक है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कौन से वाले इस रिएक्शन में फिजिबल हैं वो आपको चूज करने हैं, ठीक है। तो डेल्टा जी, किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियसली होने के लिए, फिजिबल होने के लिए क्या होता है कि डेल्टा जी आपकी क्या होनी चाहिए, हमेशा नेगेटिव में होनी चाहिए। डेल्टा जी जो है वो हमेशा आपकी नेगेटिव में होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये वाली इक्वेशन में अगर हम देखें तो E0 की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है, अगर E0 की वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है तो आपका डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक नेगेटिव चार्ज है। अगर E0 जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी उतनी ही ये वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा नेगेटिव होगी, उतनी ही डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा नेगेटिव होगी। मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड मोर फिजिबल द रिएक्शन इज। सो दैट मीन्स E0 जो है वो आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कौन कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स का है, X का और Y का, ठीक है। Z का नेगेटिव में है तो ये वाला जो है Z वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसमें नहीं आएगा, तो X एंड Y इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। Next is the last question, that is a serine protease was tested for its activity on the following peptide substrates of different लेंथ एंड सीक्वेंस, ठीक है। देखो जितना लेंथी क्वेश्चन होता है, जितना लेंथी क्वेश्चन है उतना ही इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी आप बिना रीड आउट किए कभी ऐसे छोड़ा मत करो।
So serine protease was tested for its activity on the following peptide substrate of different length. तो ये टेबल है, टेबल में क्या गिवन है, के कैट और के एम, ठीक है, के कैट और के एम की वैल्यूज गिवन है. तो देखो इसमें आपका क्या है, 2 अमाइनो एसिड्स हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, ठीक है. यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, अमाइनो एसिड्स का इंक्रीज हो रहा है. देखो फर्स्ट क्या है, कैटालिटिक एफिशिएंसी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ द पेप्टाइड. कैटालिटिक एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती है विद द साइज ऑफ पेप्टाइड. जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे कैटालिटिक एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. देखो के कैट बाय के एम, के कैट बाय के एम. देखो के यहाँ से यहाँ क्या है, के कैट बाय के एम इंक्रीज होना चाहिए, तो आपकी ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी. अगर आप इसको और इसको डिवाइड करके देखोगे, ठीक है, तो वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है. वैसे भी के कैट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सुपरनेटेंट इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स आपका जो कैटालिटिक एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो रही है. येस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन अगर आप देखिए बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, कैटालिटिक एफिशिएंसी डिक्रीजेज फ्रॉम 3 अमाइनो एसिड टू 4 अमाइनो एसिड. नो, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, सो इट इज रॉन्ग. सो हमारे पास दो ही ए एंड बी, ठीक है. ए तो आपका करेक्ट है ही और सी आपका इनकरेक्ट है, तो तीनों में जिसमें सी है वो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे. सो वी हैव लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ए एंड बी. तो इसको भी एक बार रीड करेंगे. अमाइनो एसिड एट हाइड्रोलिटिक क्लीवेज पोजीशन ऑफ पेप्टाइड इज क्रिटिकल फॉर बाइंडिंग टू पेप्टाइड विद द प्रोटीज. यस, जो क्रिटिकल जो क्लीवेज साइट पे जो अमाइनो एसिड होता है वो क्रिटिकल होता है, इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोटीज को क्लीव करने के लिए. yes, this is correct option, A and B is correct. so यहाँ पे आपके जो हैं questions ख़त्म होते हैं बायोकेमिस्ट्री के. so thank you so much guys for watching this video. अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं.